अध्याय 39 अजेय बल। अभी कई मंजिलें पार करनी थी। लिनमिंग अपनी ऊर्जा और सहन शक्ति बर्बाद नहीं कर सकते थे। उसे एक ही छलांग में शीर्ष पर पहुंचना था और प्रथम स्थान का इनाम लेना था, क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल। लिनमिंग को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर छाया योद्धा ने उसे रोकने के लिए अपने कर्मचारी उठाए, लेकिन लिनमिंग बहुत तेज था और इससे पहले कि छड़ी को उसकी छाती तक उठाया जाता, एक कठोर मुट्ठी पहले ही उसकी छाती पर अंकित हो चुकी थी। पेंग। मरने से पहले छाया योद्धा की छाती ढह गई और उसमें से खून निकला। लिनमिंग ने आसानी से पहली मंजिल पार कर ली। यह स्वाभाविक था, क्योंकि लिनमिंग की ताकत उसी खेती से कहीं अधिक थी। दूसरी मंजिल पर यह अभी भी पहले की तरह एक काली जगह थी, लेकिन इस बार एक खतरनाक जानवर लिनमिंग के सामने खड़ा था। एक प्रथम स्तर का दुष्ट जानवर। प्रथम स्तर का दुष्ट जानवर शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में एक मार्शल कलाकार के बराबर था। यह जानवर एक सींग वाला गैंडा था। प्रथम स्तर के दुष्ट जानवर के रूप में इसकी ताकत अपेक्षाकृत कम थी। यह दूसरे चरण के शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट जितना ही मजबूत था। हालांकि इसकी ताकत सामान्य थी, लेकिन इसकी कठोर खाल के कारण इसकी रक्षात्मक क्षमताएं बेहतर थी। भले ही एक मार्शल आर्टिस्ट ताकत और साधना में इससे कहीं आगे निकल जाए, फिर भी उसे इसे हराने के लिए कुछ प्रयास करना होगा। लिनमिंग को कई बाधाओं को पार करना पड़ा और वह अपनी सहन शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका हाथ घूम गया और उसकी हथेली में एक ठंडा डिबोनिंग चाकू दिखाई दिया। लिनमिंग के दिमाग में एक सींग वाले गैंडे की रक्तवाहिकाएं और शरीर की संरचना दिखाई दी, जिसकी प्रत्येक कमजोरी दिन के समान स्पष्ट थी। लिनमिंग का लाभ यह था कि वह खतरनाक जानवरों की कमजोरियों से परिचित था। एक सींग वाला गैंडा अचानक दहाड़ने लगा और लिनमिंग की ओर रौंदने लगा। हालांकि यह एक भ्रमपूर्ण क्षेत्र था, लिनमिंग को जमीन में एक गड़गड़ाहट जैसा कंपन महसूस हुआ। एक भ्रम सरणी एक हत्या सरणी के समान नहीं थी। भ्रम श्रृंखला में भ्रमों में आपको मारने की शक्ति नहीं थी, वे आपको भय का अनुभव भी करा सकते थे। जब तक आप अपने दिल और दिमाग पर कायम रहेंगे, तब तक भ्रम टूट जाएगा। लेकिन हत्या की रणनीति अलग थी। स्थिर खड़े रहना केवल आत्महत्या होगी। जैसे ही उसने एक सींग वाले गैंडे को अपनी ओर आते देखा, लिनमिंग अचानक एक तरफ उछल गया। उसकी कूदने की मुद्रा अजीब थी। उसका शरीर जमीन के समानांतर था और उसका एक कंधा लगभग मिट्टी को छू रहा था। अगले ही पल एक सींग वाले गैंडे का विशाल शरीर उसके पास से गुजरा। लिनमिंग ने अपना हाथ जमीन पर पटका और बल ने उसे जानवर के पेट के नीचे धकेल दिया। उसने अपना हाथ उठाया और चाकू से वार कर दिया। पफ! हड्डी तोड़ने वाला चाकू एक सींग वाले गैंडे की अगली जांघ के केंद्र से केवल आधा फुट ऊपर मारा गया। यह सटीक स्थान जानवर के पेट पर सबसे नर्म पैच था, और यहीं उसकी उदर महाधमनी भी स्थित थी। चाकू मक्खन की तरह घुस गया और जानवर को चीर डाला। खून की एक धारा टूटे हुए पाइप की तरह बह निकली और एक सींग वाले गैंडे ने तीव्र वेदना भरी चीख छोड़ी। खूंखार जानवर बुरी तरह कांपने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। अपने चाकू के वार की सफलता को देखकर लिनमिंग अपनी आह नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह जादुई सरणी कितनी सजीव और यथार्थवादी है। एक सींग वाले गैंडे के फैंटम की शारीरिक संरचना और कमजोरियां बिल्कुल असली एक सींग वाले गैंडे की तरह थी। उसने सोचा कि शायद जादुई सरणी के अंदर एक सींग वाले गैंडे की जानवर की आत्मा सील है। इस प्रकार यह शक्तिशाली यथार्थवाद है। चाकू के सफल वार के बाद लिनमिंग ने दूसरा कट लगाने के बजाय पीछे हट गए। हालांकि इस समय एक सींग वाले गैंडे को मारना अब मुश्किल नहीं था, लेकिन वह अपनी सहन शक्ति बचाना चाहता था। उत्तम पगोडा की मंजिलों के बीच कोई विश्राम नहीं था। महाधमनी कट गई थी और एक सींग वाले गैंडे का अधिक से अधिक खून बह रहा था। उसकी चाल धीमी होने लगी, लेकिन इस बार लिनमिंग ने एक और मौके का इंतजार किया और अपना चाकू फिर से नीचे गिरा दिया। एक पफ ध्वनि हुई और एक सींग वाले गैंडे के दूसरी तरफ पेट की महाधमनी भी कट गई। लड़ाई का सस्पेंस खत्म हो चुका है, अब सिर्फ इंतजार करना बाकी है। एक सींग वाला गैंडा मौत के किनारे पर आगे पीछे तब तक छटपटाता रहा, जब तक कि वह अनिच्छा से शांत नहीं हो गया। लिनमिंग तीसरी मंजिल में प्रवेश कर चुके थे। ओह, कोई तीसरी मंजिल में घुस गया है। एक्सक्लूसिव पैगोडा के बाहर कई बुजुर्गों ने देखा कि तीसरी मंजिल पर रून और प्रतीक हिलने लगे और रोशनी करने लगे। तीसरी मंजिल सक्रिय हो रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कौन था जो अंदर आया था। यह वांग यानफेंग होना चाहिए।
अपनी उम्र के हिसाब से वह सबसे ताकतवर है। लिन मिंग की ताकत उसके मार्शल दिल और उसकी जन्मजात दिव्य शक्ति में निहित है। युद्ध कौशल की दृष्टि से ताकत केवल एक छोटा सा हिस्सा है। गति, कौशल और लड़ने की तकनीक अकेले ताकत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अधिकांश उम्मीदवार अभी भी पहली मंजिल पर फंसे हुए हैं। यह प्रभावशाली है कि वांग यानफेंग पहले ही तीसरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे, एक और व्यक्ति तीसरी मंजिल पर पहुंच गया था। यह व्यक्ति लिन मिंग से केवल 30 सांस धीमा था। यह व्यक्ति वांग यानफेंग था। वांग यानफेंग और लिन मिंग उम्र में समान थे और जिन विरोधियों से वे दूसरी मंजिल पर लड़े थे वे भी समान थे। दोनों प्रथम स्तर के दुष्ट जानवर थे जो शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के शिखर के बराबर थे। वांग यानफेंग शारीरिक परिवर्तन के शुरुआती तीसरे चरण में थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति उसकी उम्र के लोगों से कहीं अधिक थी। वह खूंखार जानवर उसके जैसा नहीं था, लेकिन उसकी त्वचा खुरदरी थी और उसका मांस मोटा और सख्त था। वांग यानफेंग ने इसे हराने के लिए अपना अधिकांश वास्तविक सार खर्च किया था। उत्तम पगोडा में कोई विश्राम नहीं था। तीसरी मंजिल पर वांग यानफेंग अब 2 लंबी तलवारें पकड़े हुए 2 अंधेरे और छायादार मानव आकृतियों के साथ आमने सामने आ गए। ये छाया योद्धा शारीरिक परिवर्तन के प्रारंभिक तीसरे चरण में थे। वांग यानफेंग ने अपने दांत पीस लिए और अपना गरिमा में आचरण बनाए रखा। वह इन 2 योद्धाओं से निपट सकता था, लेकिन उसे यह भी सावधानी से सोचना था कि अपने असली सार का उपयोग कैसे किया जाए, अन्यथा चौथी मंजिल तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता। उसे इसे यथासंभव शीघ्र विजय बनाना था। उन्होंने अपने पूरे शरीर के भीतर सच्चे सार को घूमना शुरू कर दिया और अपने परिवार में सौंपे गए प्रदर्शन मार्शल कौशल सत्य के 9 पथ को तैयार किया। इस समय लिन मिंग ने तीसरी मंजिल पर 2 शुरुआती तीसरे चरण के छाया योद्धाओं का भी सामना किया। शारीरिक परिवर्तन का तीसरा चरण विसरा प्रशिक्षण था। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि केवल तीसरी मंजिल पर ही उसे इस स्तर की किसी चीज का सामना करना पड़ेगा, और वे भी 2 थे। चौथी और 5वीं मंजिल की कठिनाई की केवल कल्पना ही की जा सकती थी और उनके बीच किसी आराम की इजाजत नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इतने आत्मविश्वास से कहा था कि 5वीं मंजिल को पार करना असंभव था, जबकि लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को दोहराया। उन्होंने सावधानी से 2 छाया योद्धाओं को अपनी दृष्टि में रखा। फिलहाल दोनों निश्चल थे। उसे इस पल में थोड़ा सा ठीक होने में खुशी होगी, हालांकि उसने उतना सच्चा सार खर्च नहीं किया था। लेकिन दोनों योद्धाओं ने लिन मिंग को मौका नहीं दिया। एक ही छलांग में वे दोनों उसके पास पहुंच गए। एक ने बाईं ओर से हमला किया और एक ने दाईं ओर से हमला किया, दोनों ने क्रूर हत्या के इरादे से। दोनों योद्धा आश्चर्यजनक रूप से तेज थे और उनमें टीम वर्क था। उनकी हरकतें एक पूरे के 2 हिस्सों की तरह एक दूसरे के साथ तालमेल में लग रही थी। एक योद्धा ने अपनी लंबी तलवार से जमीन को तहस नहस कर दिया। लिन मिंग ने हमले से बचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन दूसरे योद्धा ने लिन मिंग का फायदा उठाया क्योंकि वह हवा में घूम रहा था और उसने अपनी तलवार लिन मिंग की छाती पर मार दी। हाँ! लिन मिंग चिल्लाया और अचानक अपना पैर योद्धा की कलाई की ओर बढ़ाया। कच्चा! एक ही लात से टूट गई योद्धा की कलाई। हालांकि छाया योद्धाओं को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। छाया योद्धा ने केवल अपनी कलाई हिलाई और लिन मिंग की ओर उड़ती हुई एक खुली हथेली भेजी। उसकी हर गतिविधि ने उसे खुला छोड़ दिया। ये छाया योद्धा केवल आक्रमण ही कर सकते थे, वे बचाव या पीछे नहीं हट सके। यह लड़ाई का एक आत्मघाती रूप था जो दोनों पक्षों के नष्ट होने की कामना करता था। यह वह क्षण था जहां लिन मिंग की पुरानी ताकत नष्ट हो गई होती, लेकिन अब उसके पास एक नई ताकत थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह की आत्मविनाशकारी शैली से लड़ते हुए देखकर उन्होंने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को मजबूती से दोहराया और अपने असली सार को सबसे आगे रखा। एक मुक्का उड़कर चला गया जो छाया योद्धा की हथेली से टकरा गया। पेंग! छाया योद्धा को कुछ कदम पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने मुंह से खून उगल दिया। लेकिन लिन मिंग की जीवन शक्ति केवल बढ़ी। उन्हें जबरदस्ती नीचे गिराना आसान था और उन्हें एक भी चोट नहीं आई। फिर भी वह गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। ये दोनों छाया योद्धा भले ही शीर्ष स्तरीय मार्शल कलाकार नहीं थे, लेकिन वे कमजोर भी नहीं थे। उनका घनिष्ठ सहयोग और कामिकेज युद्ध शैली वास्तव में पेचीदा और निपटने में कठिन थी। और यह केवल तीसरी मंजिल थी, अभी भी चौथा और 5वां था। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लिन मिंग ने एक आधे सेकंड के लिए भी हिलना बंद नहीं किया था।
वह पीछे हटकर वापस आ गया था, और जब घायल छाया योद्धा अपनी सांस ले रहा था, उसने अपनी मुट्ठी सीधे छाया योद्धा के चेहरे पर दे मारी। अब दूसरा छाया योद्धा उसे रोकने के लिए दौड़ा। उसने अपनी लंबी तलवार अपने हाथों में लहराई और नीचे की ओर काटी। यह प्रहार लिन मिंग को आधा काटने के लिए था। हाँ, अब यह तुम हो, मरना। लिन मिंग की मुट्ठी केवल एक दिखावा थी। वह अचानक हाथ में डिबोनिंग चाकू लेकर घूमा और छाया योद्धा के ब्लेड पर एक क्षैतिज कट बना दिया। बूम! ब्लेडों के मिलते ही चिंगारियां हर जगह बिखर गईं। जैसे ही चाकू तलवार से मिला, लिन मिंग को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया गया। यह उनकी अद्भुत शारीरिक शक्ति का परिचायक था। मुझसे हार जाओ। लिन मिंग ने लंबी तलवार से बचाव करने के बाद छाया योद्धा की छाती के केंद्र पर मुक्का मारा। पेंग! जैसे ही प्रतिद्वंद्वी की पसलियां ढह गईं, एक धीमी आवाज हुई, दिल पर एक घात। अध्याय 40, चौथी मंजिल से तोड़े। एक्सक्लूसिव पगोडा के बाहर बुजुर्गों ने चौथी मंजिल की जादुई रोशनी को देखा और वे चौंक गए। हे भगवान, चौथी मंजिल, और इसमें केवल आधा अगरबत्ती का समय लगा। यह वांग यानफेंग, वह सरल नहीं है। इन बुजुर्गों को पहले से ही उम्मीद थी कि वांग यानफेंग चौथी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह इतनी जल्दी ऐसा कर लेंगे। इतनी गति से शायद वांग यानफेंग चौथी मंजिल को तोड़ सकता है और पांचवी मंजिल में कदम रख सकता है। निश्चित रूप से मैंने सोचा था कि पांचवी मंजिल असंभव थी, लेकिन उन्हें इस परिणाम पर भी गर्व होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि लिन मिंग और लियांग टीशान कैसा प्रदर्शन करेंगे। उन दोनों के परिणाम बहुत बुरे नहीं थे। लियांग टीशेन एक लंबा और हृष्टपुष्ट युवक था जिसके पास जन्मजात दैवीय शक्ति थी। वह भी 15 वर्ष का था। लिन मिंग और लियांग टीशान 15 वर्ष के थे। उनके पास शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में साधना थी, और उनके पास जन्मजात दैवीय शक्ति भी थी। उनकी उम्र में इस तरह की शक्ति निश्चित रूप से प्रभावशाली थी। हालांकि कई बुजुर्गों की नजर में अगर इन दोनों की तुलना वांग यानफेंग से की जाए तो अभी भी एक अंतर था। यह गलत नहीं था कि लिन मिंग के पास जन्मजात दैवीय शक्ति थी, लेकिन वह केवल शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में था। वांग यानफेंग शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में थे। तीसरे चरण की मुख्य विशेषता आंत के अंगों में सच्चे सार का संचार करना था। विसरा ट्रेनिंग से मार्शल आर्टिस्टों के हृदय और फेफड़े सशक्त होंगे, उनकी सांसें लंबी होंगी और उनकी सहनशक्ति दूसरे चरण के मार्शल आर्टिस्ट से दोगुनी होगी। बिना किसी संदेह के वांग यानफेंग के पास भी बेहतर तकनीक और गति थी। ताकत को देखते हुए भी वांग यानफेंग का रिकॉर्ड लिन मिंग से केवल 300 कम था। असमानता बहुत अधिक नहीं थी। इस तीसरे परीक्षण के लिए यदि कोई दुर्घटना नहीं होती तो वांग यानफेंग पहला स्थान लेते। जब अंतिम मूल्यांकन की बात आई तो तीसरे परीक्षण का अनुपात भी सबसे बड़ा था। यदि वांग यानफेंग तीसरे परीक्षण में प्रथम आए तो वह अपनी प्रतिभा के अलावा लिन मिंग से आगे निकल जाएंगे और प्रवेश परीक्षा का पहला स्थान उनका होगा। हालांकि इस समय सच्चाई ये थी कि वांग यानफेंग तीसरी मंजिल पर संघर्ष कर रहे थे। इन दोनों मार्शल कलाकारों से निपटना मुश्किल था। हर कुछ चालों के दौरान उनका सामना एक ऐसे खिलाड़ी से होता था जिससे उनकी जान को खतरा हो जाता था। वांग यानफेंग ने एक को हराने के लिए जबरदस्त ताकत और सच्चे सार का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें मामूली चोट भी लगी। धिक्कार है, यह इतना अजीब कैसे है? यहां तक कि मेरे परिवार में प्रचलित सत्य के 9 मार्गों के साथ भी मैं केवल एक को मारने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि चौथी मंजिल तक पहुंचने की संभावना कम होती जा रही है। वांग यानफेंग चिंतित। वह पहले ही अपने आंतरिक सच्चे सार का 20% उपभोग कर चुका था। इस स्वप्नलोक में वह इसे गोलियों या दवाओं से पूरा करने में असमर्थ था। वह अपनी ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने के लिए केवल अपने तीसरे चरण के विसरा प्रशिक्षण पर निर्भर रह सकता था। वांग यानफेंग अपनी वास्तविक सार खपत दर को लेकर चिंतित थे, लेकिन लिन मिंग भी उसी कारण से चिंतित थे। वह विसरा प्रशिक्षण में नहीं था, बल्कि केवल शारीरिक परिवर्तन,
मांस प्रशिक्षण के दूसरे चरण में था। उनमें अत्यधिक जीवन शक्ति नहीं थी और उनकी प्रत्येक चाल अधिक सच्चे सार को ग्रहण करती थी। सौभाग्य से लिन मिंग के पास ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला था और उन्होंने पहले चरण में छोटी सफलता हासिल की थी। यह प्राचीन कौशल उसके भीतर घूमता रहा। इसने उसे अपने वास्तविक सार को निरंतर आपूर्ति के साथ पूरक करने की अनुमति दी। हालांकि वह इसका अंतहीन उपयोग नहीं कर सका, फिर भी यह उसके द्वारा महसूस किए गए तीव्र दबाव को कम करने में सक्षम था। इस बार लिन मिंग के सामने प्रतिद्वंद्वी दो प्रथम स्तर के खतरनाक जानवर थे। आयरन आर्मर बियर प्रथम स्तर के क्रूर और दुर्बल जानवर थे। एक सींग वाला गैंडा कमजोर था। यह केवल एक शिखर द्वितीय चरण के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था, लेकिन यह लौह कवच भालू वास्तव में एक शिखर तृतीय चरण के मार्शल कलाकार के बराबर था। इतना ही नहीं, बल्कि दो थे। लिन मिंग गंभीर थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी तीसरे चरण के चरम पर किसी प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं किया था। उसे एक को हराने में जीत का पूरा भरोसा नहीं था, और ये तो एक जोड़ी थी ही नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस युद्ध की दो कड़ी शर्तें थीं। सबसे पहले, वह अपने सीमित सच्चे सार का उपयोग नहीं कर सका। दूसरा, उन्हें एक भी चोट नहीं लग सकी। लिन मिंग ने एक स्थिर सांस ली और उसे आयरन आर्मर भालू के बारे में हर विवरण याद आ गया। लौह कवच भालू की ताकत 5000 जिन्स थी। इसकी गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन पूरा शरीर हड्डी के कवच की मोटी प्लेटों से ढका हुआ था। किसी तलवार या भाले के लिए इस आवरण को भेदना कठिन होता, और इसमें कोई विशेष कमजोरी नहीं होती। हालांकि वह जानता था कि कवच में कोई कमजोरी नहीं है, लिन मिंग को पता था कि लौह कवच भालू में ही एक कमजोरी थी, और वह ये थी कि हड्डी के कवच के कई चौराहों और क्रॉस के बीच कुछ छोटे छोटे स्लिट थे। स्लिट जोड़ों पर स्थित थे। वे पतले थे और उन पर निशाना लगाना कठिन था। यदि वह युद्ध की गर्मी में इन स्थानों पर हमला करना चाहता है, तो उसे अपनी अंतर्दृष्टि के लिए आंखें खोलनी होंगी और मौका पाने के लिए तत्काल निर्णय और अद्वितीय सटीकता का उपयोग करना होगा। लेकिन ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का अभ्यास करने के बाद लिन मिंग की धारणा एक नए स्तर पर पहुंच गई थी और उनके वर्षों के डिबोनिंग से उनके निर्णय और सटीकता को लगातार बढ़ावा मिला था। जू यान को आधे साल पहले इन दो आयरन आर्मर बियर से आसानी से निपटने में सक्षम होना चाहिए था। अब तो कहने की जरूरत नहीं है कि जू यान ने प्रगति कर ली है। मैं उससे इस तरह नहीं हार सकता। लिन मिंग ने दो लौह कवच भालुओं को देखा और उसकी लड़ाई की भावना उसके दिल में जागने लगी। एक लौह कवच भालू ने अचानक ऊपर की ओर छलांग लगाई और लिन मिंग पर अपने मोटे, भारी पंजे मार दिए। लौह कवच भालू का वजन 1000 जिन्स से अधिक था। अपनी अद्भुत शक्ति के साथ यह प्रहार एक हाथी को भी मार गिरा सकता था। लिन मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह पीछे नहीं हटे। इसके बजाय एक सुंदर पक्षी की तरह जो शालीनता और शिष्टता के साथ उड़ता था, वह लौह कवच भालू के पास से गुजर गया। उसकी नजर भालू के पेट के एक बिंदु पर केंद्रित थी जहां दो हड्डी कवच प्लेटें एक दूसरे से जुड़ती थीं और उसके चाकू से वार करती थीं। यह केवल एक साधारण डिबोनिंग चाकू था, लेकिन लिन मिंग ने इसके वार का हजारों बार अभ्यास किया था। चाकू दो अस्थि कवच प्लेटों के बीच सटीक रूप से फिसल गया। चाकू तेज था और मोटे मांस में हल्की सी खरोंच के साथ यह अत्यधिक गति से फिसल गया। जैसे ही झटका लगा, इससे पहले कि उंगली टूटने में समय लगता, खून हवा में उड़ गया। लौह कवच भालू पागल हो गया। चाकू का घाव घातक नहीं था और यह लिन मिंग पर पागलों की तरह टूट पड़ा। 40 से कम लोगों को हटा दिया गया है और 50 से अधिक लोगों को खत्म कर दिया गया है। यह एक अच्छा परिणाम है, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा जब वह उन उम्मीदवारों को देख रहा था जिन्हें एक्सक्लूसिव पैगोडा से बाहर निकाल दिया गया था। उत्तम पैगोडा को बाहर से पूरी तरह से सील कर दिया गया था।
बुजुर्ग जियांटियन विशेषज्ञ नहीं थे और उनके पास ये देखने का कोई तरीका नहीं था कि उत्तम पगोडा के अंदर क्या हो रहा था। वे केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि उम्मीदवार किस स्तर से कितने आगे निकल गए हैं। यदि उन्हें पहली मंजिल से बाहर निकाला गया तो वे समाप्त हो गए, और यदि उन्हें दूसरी मंजिल से बाहर निकाला गया तो वे उत्तीर्ण हो गए। अभ्यर्थियों को एक्सक्लूसिव पगोडा में प्रवेश किए 1/4 घंटा बीत चुका था और वे सभी पहली मंजिल पार कर चुके थे। कुछ तीसरी मंजिल पर आ गए थे तो कुछ चौथी मंजिल को भी चुनौती दे रहे थे। अभी तो केवल 5 लोग ही बाहर नहीं आए हैं। जैसे ही एक बुजुर्ग ने यह कहा, एक्सक्लूसिव पगोडा पर प्रतीक चमकने लगे और अन्य 2 उम्मीदवारों को बाहर निकाल दिया गया। उन्हें तीसरी मंजिल से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वे तीसरी मंजिल पर असफल हो गए थे। कई मार्शल कलाकार पहले ही भाग चुके थे और बेहोश उम्मीदवारों की देखभाल कर रहे थे। ये दोनों उम्मीदवार शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर थे और उनकी ताकत का परिणाम 2300 जिन्स था। दुर्भाग्य से वे भी 17 और 18 वर्ष के थे। वे उत्तम पगोडा की तीसरी मंजिल को तोड़ने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने परिणामों पर गर्व भी था। जब इन 2 लोगों को बाहर निकाला गया तो लैन यूनियू तुरंत उनकी ओर मुड़ी और तुरंत पहचान लिया कि वे लिन मिंग नहीं थे। अब तक प्रवेश कर चुके 92 उम्मीदवारों में से 39 को पहले ही एक्सक्लूसिव पैगोडा से बाहर निकाल दिया गया था। लैन यान्यू स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि इन लोगों में लिन मिंग शामिल नहीं थे। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि लिन मिंग अभी भी उत्तम पगोडा के भीतर था। लिन मिंग, लैन यूनियू ने हल्के से अपने होंठ भींचे और उसकी आंखें यादों से चमक उठीं। वह जानती थी कि इसका मतलब है कि लिन मिंग गुजर चुकी थी और कम से कम तीसरी मंजिल पर थी। तीसरी मंजिल वास्तव में बहुत बड़ी महिमा थी। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के स्कूल रिकॉर्ड में जो लोग तीसरी मंजिल से गुजरेंगे वे एक दिन शारीरिक परिवर्तन के शिखर, पल्स कंडेंसेशन के 6ठे चरण को प्राप्त करेंगे। शाही सरकार पल्स कंडेंसेशन अवधि के उन सभी मार्शल कलाकारों को राज्य के भीतर एक पद और उपाधि प्रदान करेगी। हालांकि यह केवल तृतीय श्रेणी का विस्काउंट था, यह आधिकारिक पद से इतना भिन्न नहीं था और यहां तक कि वंशानुगत भी था। यह एक महान उपाधि थी। स्काई फॉर्चून साम्राज्य में यह महिमा और अभिजात वर्ग का प्रतीक था। किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत महिमा के कारण उनका परिवार अभिजात वर्ग के वंश में प्रवेश करेगा और अपने पूर्वजों का सम्मान करेगा। तभी चौथे तल्ले से एक और अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया। इसका मतलब था कि लिन मिंग तीसरी मंजिल पार कर चुकी थी। मोटी विशेषताओं वाला यह लंबा और मजबूत लड़का जन्मजात दैवीय शक्ति वाला लड़का लियांग टीशान था। उसने अपना पूरा प्रयास किया था और गंभीर चोट लगने के बाद तीसरी मंजिल पर गिर गया था और आते ही लगभग हार गया था। ये लियांग टीशन एक अच्छा अंकुर है। वह संसाधनों के साथ खेती करने लायक है। मम्मर, वह काफी अच्छा है। अब 2 बचे हैं, लिन मिंग और वांग यानफेंग। लिन मिंग अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी कायम रह सकता है। यह आसान नहीं है। उसकी ताकत लियांग टीशान की तुलना में अधिक है और उसके पास मार्शल आर्ट का एक मजबूत दिल भी है जो उसकी मदद करता है। लेकिन चौथी मंजिल को तोड़ना अनिश्चित है। हम लिन मिंग की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि वांग यानफेंग को भी यह आसान नहीं लगेगा। ओह, उसके चाकू के एक ही वार से लौह कवच भालू के पैर से खून बह निकला। जैसे ही क्रोधित आयरन आर्मर भालू ने लिन मिंग पर हमला किया, वह गिर गया। अब तक 2 लौह कवच भालू रक्त भालू बन गए थे। उनमें से प्रत्येक ने अपने कवच प्लेटों के बीच कमजोर बिंदुओं पर कई और चाकू से वार किए। हालांकि घाव घातक नहीं थे, रक्त की हानि शीघ्र ही घातक हो सकती थी। अत्यधिक रक्त हानि के कारण इन दोनों लौह कवच भालुओं की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई थी। मौका, लिन मिंग उन 2 भालुओं से बच गया जिन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। उनके खून की कमी और थकावट ने उनकी रक्षा में खुलेपन को उजागर कर दिया और लिन मिंग चीते की तरह ऊपर की ओर उछले।
गर्जन। लोहे का बख्तरबंद भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने पंजों से प्रहार किया। लेकिन लिन मिंग पहले ही भाग चुका था और उसी समय भागते समय लिन मिंग ने सीधे अपने डिबोनिंग चाकू को आयरन आर्मर बियर की आंख में घोंप दिया। भयानक घाव से खून बह रहा था और लौह कवच भालू ने क्रोधित और दर्दनाक दहाड़ निकाली। लिन मिंग ने अपना हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया और जैकहैमर की तरह हैंडल पर मुक्का मारा और डिबोनिंग चाकू सीधे जानवर के दिमाग में धंस गया। लौह कवच भालू मर गया।